आप सभी का साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो है टेस्ट लगा रहे हैं और इसमें आप देखेंगे बहुत अच्छे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार के प्रश्न आपके आगामी समीक्षा अधिकारी, चाहे यूपी पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा होनी हो या अन्य स्टेट की जो पीसीएस की परीक्षा होनी हो, उन परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो ये काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। आप प्रश्नों को देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि प्रश्न अच्छे हैं। और यहाँ पर हम लोग छोटे छोटे वीडियो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रश्नों को एक साथ नहीं ले रहे हैं। जैसे इस वीडियो में हम लोग जो है 18 प्रश्नों को देखेंगे, पूरी व्याख्या के साथ इसको देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से महाजनपद जो है गणराज्य थे। गणराज्य थे मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था थी जहाँ पे जनता के द्वारा राजा चुने जाते थे, ऐसी व्यवस्था थी, उनके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपके पास देखिए 5 महाजनपद के नाम दिए गए हैं: कपिलवस्तु, वैशाली, कौशाम्बी, कौशल, अवंती। इसमें से जो आपका कपिलवस्तु और वैशाली है, कपिलवस्तु और वैशाली, ये दोनों क्या थे? महाजनपद। ये दोनों महाजनपद गणराज्य थे। ठीक है, देखिए गौतम बुद्ध के जीवन काल में ईसा पूर्व 7वीं और आरंभिक 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपद थे। कपिलवस्तु के शाक्य एवं वैशाली के लिच्छवी, इनमें अधिक महत्वपूर्ण गणराज्य थे। कपिलवस्तु के शाक्य और वैशाली के लिच्छवी, इनमें जो है अधिक महत्वपूर्ण गणराज्य थे। गणराज्य के अतिरिक्त आपको इस समय जो महाजनपद थे 16 महाजनपद, उसमें राजतंत्रीय राज्य भी दिखाई पड़ते हैं, जिनमें से कौशाम्बी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, मगध, कौशल और अवंती प्रमुख थे। तो यहाँ पर आपका पहला वाला विकल्प ए 1 और 2 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्यकाल के दौरान उत्तर भारत के निम्नलिखित में से किन समूहों ने वेदों के आर्थिक और ब्राह्मणवादी परंपरा को चुनौती दी थी। तो यहाँ प्रश्न को आप ध्यान में रखिएगा, ये उत्तर भारत के बारे में पूछ रहा है, दक्षिण भारत का संदर्भ नहीं ले रहा है, तो आपको उत्तर भारत को इंगित करते हुए उत्तर देना है। तो देखिए इसमें जो 4 विकल्प है, पहला है नाथ, जोगी और सिद्ध, दूसरा है अलवार, संत, नयनार और लिंगायत, सी है लोकायत, आजीवक और अहु, आ हेतुवादी और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से जो आपका ए विकल्प है पहला, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें से आपका पहला विकल्प जो है वो सही हो जाएगा, नाथ, जोगी और सिद्ध। ये क्या थे? ये मध्यकाल के दौरान उत्तर भारत में एक ऐसा समूह था जिसने वेदों के अधिकार और ब्राह्मणवादी परंपरा को चुनौती दी थी। ठीक, थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं। देखिए मध्ययुगीन काल के दौरान उत्तर भारत के नाथ, जोगी और सिद्ध ने वेद की सत्ता एवं ब्राह्मण परंपरा को चुनौती दी थी। वे रूढ़वादी ब्राह्मण व्यवस्था को नहीं मानते थे। वे बुनकरों, जो बुनाई इत्यादि काम करते थे, बुनकरों इत्यादि को सम्मिलित करने वाले शिल्पकार समूहों से संबंधित थे, जो संगठित शिल्प उत्पादन के विकास के साथ महत्वपूर्ण होते जा रहे थे। जो उत्तर प्रदेश गोरखनाथ का जो मंदिर है वो नाथ संप्रदाय से ही संबंधित है। ठीक है, वहीं जो बी विकल्प में है अलवार, संत, नयनार और लिंगायत, देखिए अलवार और नयनार जो है तमिलनाडु में मध्ययुगीन काल के दौरान विष्णु और शिव के उपासक थे, जबकि लिंगायत जो हैं, लिंगायतों ने हालांकि ब्राह्मणवाद को चुनौती दी थी, कर्नाटक से संबंधित हैं मुख्यतः, किंतु उनका उदय कर्नाटक में हुआ था। इस प्रकार अलवार और नयनार और जो ये लिंगायत हैं, ये दक्षिण भारत से थे, ना कि उत्तर भारत में। वहीं जो आपका अगला है सी विकल्प में लोकायत, आजीवक और अहेतुवादी, आजीवक, लोकायत और अहेतुवाद मध्ययुगीन भारत की नहीं बल्कि प्राचीन भारत की विभिन्न दार्शनिक परंपराओं के उदाहरण रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका पहला वाला विकल्प ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के जीवन के संबंध में निम्नलिखित उम्मों पर विचार कीजिए। जो गौतम बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाएं हैं उनके संबंध में प्रश्न है। घटनाएं और संबंधित स्थान, पहला है जन्म कुशीनगर, ये आपका कथन गलत है। दूसरा ज्ञान प्राप्ति सारनाथ, ये भी गलत है। प्रथम उपदेश बोधगया, ये भी गलत है। देखिए इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? गौतम बुद्ध जो हैं ये, इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इनका जन्म नेपाल के निकट वर्तमान समय में अवस्थित लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, ना कि कुशीनगर में हुआ था। और बोधगया में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था और सारनाथ में पहला धर्मोपदेश दिया था। जो पहला धर्मोपदेश दिया था उसे ही क्या कहा गया? बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 के तीनों ही क्या हैं? सुमेलित नहीं है, तो डी विकल्प हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका कि गांधार कला शैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपने गांधार और मथुरा कला शैली के बारे में अवश्य सुना होगा। तो यहाँ पर गांधार कला शैली के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। 3 कथन है इसके बारे में। पहला, यह ग्रीको रोमन परंपरा से प्रभावित थी, कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, इसे सातवाहन शासकों द्वारा संरक्षण दिया गया था, नहीं,
ये गलत है। इसे शक और कुषाण मुख्यतः कुषाण शासकों के द्वारा इसे संरक्षण दिया गया था, इसलिए दूसरा कथन गलत है। तीसरा, बुद्ध की योगी मुद्रा इस शैली की प्रमुख मूर्ति है, ये भी कथन सही है। तो पहला और तीसरा सही, इसलिए आपका सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, गांधार कला मुख्य रूप से बौद्ध कल्पना और ग्रीको रोमन कला से प्रभावित थी, ठीक है। गांधार कला शैली कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल के दौरान मथुरा शैली के साथ साथ पहली शताब्दी में विकसित होती है, और शक और कुषाण दोनों गांधार शैली के संरक्षक थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ये क्या है? तो यह एक संयुक्त राष्ट्र से संबंधित एक अंतर सरकारी संगठन है, बस इतना ही इसके बारे में याद रखिए, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं हैं? तो देखिए, यहाँ पे 4 विशेषताओं के बारे में बात की। नगर नियोजन, मानक बाट और माप का उपयोग, मोहरों पर सिंधुलीप और मृतकों को दफनाने की प्रथा, ये चारों ही हड़प्पा काल की विशेषताएं रही हैं। मुख्यतः नगर नियोजन तो रही है, मानक बाट और माप का उपयोग हुआ है वहाँ पर, ठीक है। आपको एक ही साइज के ईंट मिलेंगे, एक ही साइज के आपको बाट मिलेंगे। मोहरों पर सिंधुलीप लिखी गई, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और मृतकों को दफनाने की यहाँ विभिन्न प्रकार की प्रथाएं थी, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय, या इंग्लिश में कहें तो कॉम्प्रहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म CCIT के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर आपके पास 3 कथन दिए गए हैं, बताना उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है। पहला, यह अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए अमेरिका नीति एक पहल है, नहीं, ये भारत के द्वारा प्रस्तावित एक पहल थी, ठीक है। भारत द्वारा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय 1996 में प्रस्तावित किया गया था। तो पहला कथन आपका गलत हो जाता है कि अमेरिका नीति एक पहल है। दूसरा, यह सभी आतंकवादी संगठनों पर भले ही उनका संचालन किसी भी देश में हो, उस पर ध्यान दिए बिना प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव करता है, सही है। यह सीमा पारी है, मतलब सीमा के आर पार आतंकवाद को एक प्रत्यर्पणीय अपराध बनाने का प्रस्ताव करता है, तो ये भी सही है। मतलब यदि कोई दूसरे देश की सीमा में जा करके आतंकवाद करता है, किसी दूसरे देश का व्यक्ति है, तो उसे उसका प्रत्यर्पण किया जाए जहाँ पे उसने आतंकवाद किया है। तो यहाँ पे ये दूसरा तीसरा कथन जो है आपका सही, पहला गलत, इसलिए डी विकल्प हो जाएगा। अगला है, 13वीं सदी में मंगोलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन जो है वो सही है? 3 कथन आपके पास यहाँ दिए गए। तो देखिए, पहला है कि मंगोल सम्राट चंगेज खान ने बलबन की सेना के भय से सिंधु को पार नहीं किया। ये कथन पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि चंगेज खान 1221 ईस्वी में ख्वारिज्म के शहजादे जलाउद्दीन का पीछा करते हुए इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान सिंधु तक पहुंच गया था, ठीक है, सिंधु तक पहुंच गया था। इसलिए पहला कथन आपका गलत है कि वो बलबन की सेना के भय से सिंधु को पार नहीं किया था। तो चूंकि बलबन जो है इल्तुतमिश के बाद आता है, तो इसके साथ ऐसा मतलब आगे भी नहीं होता कि डर से नहीं आता है। दूसरा, मंगोल शासक अब्दुल्ला भटिंडा में जलाउद्दीन खिलजी द्वारा पराजित किया गया था, ये कथन सही है। देखिए, मंगोल शासक हलाकू के पोते अब्दुल्ला ने 1.5 लाख घुड़सवारों से दिल्ली की ओर कूच किया था। भटिंडा में वह जलाउद्दीन खिलजी के द्वारा पराजित हुआ था। तीसरा, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान मंगोल आक्रमण ने मजबूत सल्तनत सेना की नींव रखी थी, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली के निकट कुतलुग ख्वाजा के अधीन 2 लाख की मजबूत मंगोल सेना का सामना करना पड़ता है। इस घटना ने उसे एक मजबूत सेना खड़ी करने के लिए क्या किया? विवश किया। तो यहाँ पर पहला कथन गलत है, दूसरा तीसरा आपका सही, इसलिए सी विकल्प हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। यहाँ पर बौद्ध संगीत और किस राजा के समय में वो बौद्ध संगत हुई है, संगीत हुई है, उसको हमें सुमेलित करना है। आपको पता है कि 4 बौद्ध संगीतियाँ होती हैं और वो अलग अलग 4 राजाओं के समय में होती हैं। तो देखिए, प्रथम बौद्ध संगीत जो है वो अशोक के शासनकाल में, ये कथन आपका गलत है। पहला जो है अशोक के शासनकाल में नहीं हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीत जो है बुद्ध की मृत्यु के शीघ्र बाद राजा अजातशत्रु के संरक्षण में राजगिरी, जिसे अब राजगीर कहते हैं, कि सप्तपर्णी गुफा में बौद्ध भिक्षु महाकश्यप की अध्यक्षता में लगभग 400 ईसा पूर्व हुआ था, इसलिए पहला गलत। दूसरा, द्वितीय बौद्ध संगीत जो है ये कालाशोक के समय में होता है। द्वितीय बौद्ध संगीत कालाशोक के संरक्षण में वैशाली में आयोजित किया गया था, तो दूसरा वाला सही है, पहला गलत है, दूसरा सही। तीसरा, तृतीय बौद्ध संगीत जो है वो अजातशत्रु के समय में नहीं हुआ था, अजातशत्रु के समय में पहला हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीत जो है वो अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ प्रथम वाला अजातशत्रु और तृतीय वाला अशोक होना चाहिए था, ठीक।
और चतुर्थ मौज संगीत जो है कनिष्क संरक्षण में कश्मीर में आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे आपका पहला और तीसरा जो है वो गलत है, दूसरा सही, इसलिए सी विकल्प हो जाएगा। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि जो 4 बौद्ध संगीतियाँ होती हैं, इनमें से 3 जो प्रारंभ की 3 है वो आपके बिहार में ही होती हैं, परंतु जो चौथा है वो कश्मीर में होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला 43 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस मुगल शासक के शासनकाल के दौरान कोहिनूर हीरा भारत से फारस ले जाया गया था। तो 4 विकल्प हैं, औरंगजेब, मोहम्मद शाह रंगीला, फर्रुखसियर, शाह आलम। तो ये बी विकल्प मोहम्मद शाह रंगीला सही जवाब हो जाएगा। देखिए, नादिर शाह एक फारसी शासक था जो 1739 में भारत आता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 3 दशकों के दौरान उत्तराधिकार के विध्वंसक युद्धों में मुगल साम्राज्य दुर्बल हो गया था और उस समय जो शासक था वो मोहम्मद शाह रंगीला था। मराठा साम्राज्य के हिंदू मराठों ने मध्य और उत्तरी भारत के विशाल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। वहीं कई मुगल सरदारों ने अपनी सुंदरता का दावा किया और छोटे छोटे राज्य की स्थापना की थी। 24 फरवरी, देखिए ये जो 1739 में ये नादिर शाह आता है तो ये मोहम्मद शाह रंगीला को हराता है। ठीक है, 24 फरवरी 1739 को करनाल के युद्ध में, करनाल का जो युद्ध होता है नादिर शाह और मुगलों के बीच में, मुगलों का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद शाह रंगीला ने। तो नादिर शाह की सेना ने मुगलों पर विजय प्राप्त की, मोहम्मद शाह रंगीला ने आत्मसमर्पण कर दिया और दोनों ने एक साथ दिल्ली में प्रवेश किया। नादिर शाह अपने साथ जो है लौटते समय मयूर सिंहासन, कोहिनूर हीरा जिसे प्रकाश का पहाड़ कहते हैं और दरियाए नूर हीरा जिसे प्रकाश का सागर कहते हैं, फारस ले जाता है। अगला है अल बरूनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही। पहला, वह मोरक्को का यात्री था अल बरूनी। ये कथन आपका गलत है क्योंकि यह अल बरूनी उज्बेकिस्तान का यात्री था जो 11वीं सदी में पंजाब और भारत के उत्तरी भागों का भ्रमण करता है। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के साथ ये आता है, मोहम्मद बिन कासिम के साथ ये भारत आता है अल बरूनी। ठीक, तो पहला कथन गलत होगा। दूसरा, भारत के संबंध में उसका यात्रा वृत्तांत रहेला नामक पुस्तक में पाया जाता है। नहीं, अल बरूनी ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है किताबुल हिंद लिखी है जिसमें भारत का वर्णन किया गया है। और जो रहेला वो इब्न बतूता जो मोरक्को का यात्री है वो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दिल्ली सल्तनत आता है और भारत का भ्रमण करता है और उसने अपने यात्रा वृत्तांत को रहेला में लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा कथन भी आपका गलत हो जाता है, पहला गलत, दूसरा गलत। तीसरा, अल बरूनी ने बताया कि 4 सामाजिक श्रेणियां भारत के लिए अद्वितीय नहीं थी, ये कथन आपका सही है। ठीक है, हालांकि उसने सामाजिक विभेद की धारणा की आलोचना की थी, तो यहाँ पे तीसरा कथन केवल सही है, इसलिए बी विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह सबसे एक कथन है पूरा, वह सबसे महान हिंदू राजाओं में से एक था जिसका दरबारी कवि बाणभट्ट था। चीनी यात्री हुएनसांग ने भी उसके दरबार का भ्रमण किया था और उसने जो कुछ भी देखा उसका विस्तृत विवरण छोड़ गया। उसका प्रशासन सामंती और विकेंद्रीकृत था, मंत्रियों और अधिकारियों को भूमि अनुदान दिया जाता था, वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उपरोक्त विवरण निम्नलिखित में से किस राजा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ये हर्षवर्धन का सबसे अच्छा वर्णन करता है क्योंकि हर्षवर्धन के ही दरबार में आपके बाणभट्ट थे और हर्षवर्धन के समय में ही जो है आपका हुएनसांग भारत की यात्रा करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मुगल शासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? यहाँ पे 4 विकल्प। पहला, मुगल ज्येष्ठाधिकार में विश्वास करते थे जहाँ ज्येष्ठ पुत्र बड़े पुत्र को अपने पिता की रियासत उत्तराधिकार में प्राप्त करता था। नहीं, ये कथन गलत है, ये ऐसी प्रक्रिया मुगलों में नहीं थी। दूसरा, उन्होंने शहदायकी उत्तराधिकार या सभी बेटों के बीच उत्तराधिकार के बंटवारे की प्रथा का पालन किया, मतलब जितने बेटे सब में राज्य को जो है बांट दिया जाता था। तो ये वाला कथन आपका सही है, मुगलों के द्वारा इसी प्रक्रिया को अपनाया जाता था। तीसरा, उन्होंने पुत्रियों को बराबर उत्तराधिकार प्राप्त करने की अनुमति नहीं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की नगर योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा ऐसे सही है। पहला है, सामान्यतः नगरों में प्रत्येक घर में आंगन और कुआं होता था, ऐसा अधिकांश जगह मिला है, ये कथन आपका पूरी तरीके से सही है। दूसरा, हड़प्पाई नगरों की नालियाँ मेन होल से युक्त होती थीं, मतलब कई जगह की नालियाँ जाकर एक मेन होल में जाकर के मिल जाती थी, ये कथन भी आपका सही है। ठीक है, स्वच्छता के मामले में देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता एक उत्कृष्ट उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपके 2 के दोनों कथन सही हैं, 1 और 2, इसलिए सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, शेरशाह के प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में सिकदार निम्नलिखित में से किस लिए उत्तरदायी थे? 4 विकल्प में, पहला कानून व्यवस्था सामान्य प्रशासन, दूसरा भू राजस्व की वसूली, तीसरा धार्मिक संस्कारों के लिए, चौथा न्याय के लिए। तो जो पहला विकल्प है कानून व्यवस्था और सामान्य प्रशासन के लिए जो सिकदार होते थे वो जिम्मेदार होते थे। देखिए, सिकदार की बात थोड़ा सा कर लेते हैं। शेरशाह ने सल्तनत काल से प्रचलित प्रशासनिक विभाजन
में अधिक परिवर्तन नहीं करता है। कई गांवों से मिलकर परगना बनता था। परगना सिकदार के प्रभार में होता था, मतलब इसका जो प्रभार किसके पास होता था, सिकदार के पास होता था। सिकदार जो कानून व्यवस्था व सामान्य प्रशासन की देखभाल करता था और मुंसिफ या आमिल भू राजस्व संग्रह की देखभाल करते थे। मतलब भू राजस्व की वसूली कौन करता था, मुंसिफ या आमिल। अगला प्रश्न है 49 नंबर क्वेश्चन है आपका कि दर्शन के वैशेषिक संप्रदाय। दर्शन में आप वैशेषिक संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे तो वैशेषिक संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है आपको। तो यहाँ पर आपके पास 3 कथन दिए गए हैं, देखिए बताना इनमें से कौन सा ऐसे सही है। पहला, वैशेषिक दर्शन वे आत्मा और उसके देहांतरण दोनों में विश्वास करते थे, ये कथन सही है। उन्होंने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ये भी सही है। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया और वस्तुओं के निर्माण की व्याख्या करने के लिए इसे लागू किया, सही है। वैशेषिकों के मूल सिद्धांत कुछ हद तक बौद्ध धर्मों और जैन धर्म के समान है, ये भी सही। 3 के तीनों कथन सही हैं। यहाँ पे डी विकल्प हो जाएगा 1, 2 एंड 3। देखिए, वैशेषिकों ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उनके अनुसार परमाणु अनंत है और आत्मा से पृथक है। प्रत्येक वस्तु तत्वों से बनी है। कुछ वस्तुओं में अंतर वस्तुतः परमाणुओं के विभिन्न संरेखण के कारण होता है, उनके स्ट्रक्चर की वजह से होता है, ठीक है। इसके संस्थापक उलूक कणाद थे। वैशेषिक सिद्धांत के अनुसार आत्मा परमाणु से अलग है, लेकिन आत्मा परमाणुओं का उपयोग साधन के रूप में करती है। आत्मा को देहांतरण से गुजरना पड़ता है और उनके आधारभूत सिद्धांत जो है, मतलब वैशेषिक दर्शन के आधारभूत सिद्धांत की जैन और बौद्ध सिद्धांतों के साथ कुछ समानताएं रही हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत ग्रंथ अष्टधाई पर महाभाष्य टीका लिखा था। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प हैं, क्षेमेंद्र है, कल्याण है, चाणक्य है, पतंजलि हैं। देखिए, इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा कि संस्कृत अष्टधाई पर महाभाष्य टीका किसने लिखा है, वो पतंजलि ने लिखा है। किसने लिखा, पतंजलि ने लिखा है। महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की थी। यह पढ़नी के ग्रंथ अष्टधाई, जो अष्टधाई ग्रंथ है उसकी रचना किसने की थी, पाणिनि ने। तो यह पढ़नी के ग्रंथ अष्टधाई और कात्यायन के वार्तिक से संस्कृत व्याकरण के चयनित नियमों पर एक टीका है, जो पतंजलि की महाभाष्य है, ठीक है। तो यहाँ पर डी विकल्प हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित मुंह पर विचार कीजिए, मध्यकालीन नगर और किस राज्य से संबंधित है। देखिए, कलिंग जो है उड़ीसा से संबंधित है, मान्यखेत कर्नाटक से, और आनर्त जो है मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। आनर्त कहाँ संबंधित है, वर्तमान समय में गुजरात के उत्तर काठियावाड़ क्षेत्र से मेल खाता है। तो यहाँ पर पहला दूसरा तो आपका सही है, तीसरा गलत है। तो यहाँ पे सुमेल कौन से हैं, पहला और दूसरा, बी विकल्प हो जाएगा। देखिए, कलिंग जो है, कलिंग केंद्रीय पूर्वी भारत में एक आरंभिक राज्य था जिसमें लगभग संपूर्ण उड़ीसा और साथ आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ भाग सम्मिलित थे, ठीक है। यह क्षेत्र लगभग 265 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के अशोक द्वारा लड़े गए कलिंग युद्ध का स्थल था। और वहीं मान्यखेत की बात करें, मान्यखेत ने तब ख्याति प्राप्त की जब अमोघ वर्ष प्रथम के शासनकाल के दौरान राष्ट्रकूटों की राजधानी बीदर जिले में मयूरखंडी से मान्यखेत स्थानांतरित की गई। राष्ट्रकूटों के पतन के बाद यह लगभग 1050 ईस्वी तक उनके उत्तराधिकारियों कल्याणी के चालुक्यों एवं पश्चिमी चालुक्यों की राजधानी बनी रही। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा।